देखिएगा, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन थीम है, ट्रांसपीरेशन, राइट। आज का क्या थीम है भाई? ट्रांसपीरेशन। बहुत अच्छे से पढ़िएगा टॉपिक को, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा टॉपिक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन है ना, क्या है वाष्पोत्सर्जन, क्या है? तो याद रखना, इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन क्या है? इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, है ना। क्या कहा मैंने? वाष्पोत्सर्जन क्या है? जल की वाष्प के रूप में क्या है? हानि है। जल की वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में हानि को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जल की वाष्प के रूप में हानि को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहा मैंने? जल की वाष्प के रूप में हानि को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, नाउ ये जो ट्रांसपीरेशन है, एक वैज्ञानिक था जिनका की नाम था कर्टिस। एक वैज्ञानिक थे जिनका की नाम क्या था? कर्टिस। कर्टिस ने क्या कहा? ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी एविल। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी, ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी एविल। एविल का मतलब क्या होता है? बुराई। मतलब उन्होंने ये बताया, इस स्टेटमेंट को यदि मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है। वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है। बुराई है लेकिन फिर भी अनिवार्य है। बुराई है लेकिन फिर भी अनिवार्य। क्यों? तो कारण क्या है? कारण क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से पादप को कई फायदे हैं। जैसे नंबर 1, ट्रांसपीरेशन से पादपों में इवोपरेटिव कूलिंग होती है। क्या कहा मैंने? ट्रांसपीरेशन से पादपों में इवोपरेटिव कूलिंग होती है, जिससे पादपों में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पादपों में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ट्रांसपीरेशन से पादपों में इवोपरेटिव कूलिंग होती है, जिससे पादपों में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अच्छा, एसेंट ऑफ सेप के अंदर आपने क्या पढ़ा था? ट्रांसपीरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, वो भी तो ट्रांसपीरेशन के कारण ही हुआ है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों में ट्रांसपीरेशन पुल बोले तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण। वाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों में ट्रांसपीरेशन पुल लगता है, जो रसारोहण
व जल अवशोषण के लिए रसारोहण व जल अवशोषण के लिए अति आवश्यक है। जो वाष्पोत्सर्जन और जल अवशोषण के लिए अति आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही खनिज लवण जल के साथ पादप को पहुंचाए जाते हैं। चौथा, वाष्पोत्सर्जन के कारण कई अंगों का शेप मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जब होगा तो जल नीचे से अवशोषित होगा, जल अवशोषित होगा तो भाग क्या होंगे, टर्चिड बने रहेंगे, तो के कारण कई अंगों का शेप जो है पादपों के अंदर वो मेंटेन रहता है। तो ऐसे हम कहेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के कई सारे फायदे हैं, इसीलिए ट्रांसपिरेशन से पानी की हानि हो रही है, जल की हानि हो रही है, लेकिन फिर भी ये एक अनिवार्य बुराई है, लेकिन फिर भी क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। नाउ याद रखना, ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं, यानी कि मरुद्भिद पादप, ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं, मरुद्भिद पादप, ज़ेरोफाइट्स में वाष्पोत्सर्जन सबसे कम होता है। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उल्टा लिख के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। उनको लगता है कि मरुद्भिद पादप तो रेगिस्तान में होते होंगे, उनमें वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता होगा, लेकिन नहीं है भैया, उल्टा है। मरुद्भिद पादपों में वाष्पोत्सर्जन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत सारे अनुकूलन कर लिए। इन पादपों में बहुत सारे क्या होते हैं, अनुकूलन होते हैं। अनुकूलन जैसे क्या है, धसे हुए रंध्र, जैसे मोटी उपत्वचा यानी कि मोटी क्यूटिकल है ना, पत्तियां कांटों में रूपांतरित, तो इन्होंने बहुत सारे अनुकूलन कर लिए ना बेटा, एडेप्टेशन। इन्होंने कई सारे क्या कर लिए हैं, एडेप्टेशन कर लिए हैं। ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ज़ेरोफाइट्स में वाष्पोत्सर्जन सबसे क्या होता है, कम होता है। नाउ ये जो मीज़ोफाइट्स होते हैं, समोद्भिद पादप समझते हो, मीज़ोफाइट्स, जिनमें की पत्तियां पूरी फैली हुई होती है, बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड होती है। तो मीज़ोफाइट्स में वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है, ठीक है। समोद्भिद पादपों में वाष्पोत्सर्जन सबसे क्या होता है, अधिक होता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में होता है, समोद्भिद पादपों में। समोद्भिद मतलब बोले तो मीज़ोफाइट्स। क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियां पूरी फैली हुई रहती है, हरी होती है, फैली हुई रहती है, तो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कि ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये कितने प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन।
टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में सबसे पहला टाइप आ रहा है और वो आ रहा है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जैसे कि नेम शो कर रहा है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा। रंध्र क्या होते हैं? रंध्रों मतलब स्टोमेटा द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन। रंध्रों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन, रंध्रों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। याद रखना 90% वाष्पोत्सर्जन, 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा ही होता है, रंध्रों द्वारा ही होता है। ठीक है, 90%, क्या कहा मैंने? 90% वाष्पोत्सर्जन, 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे कॉमन है, अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। फिर आ जाते हैं सेकंड टाइप, और वो सेकंड टाइप कौन सा है? दैट इज उपत्वचीय, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन यानी कि क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन मतलब अधिचर्म पर स्थित, अधिचर्म पर स्थित उपत्वचा द्वारा, उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल द्वारा वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकल द्वारा वाष्पोत्सर्जन, अधिचर्म पर स्थित उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन। यह वाष्पोत्सर्जन नौ से 10% होता है। समझते हो ना? ये जैसे अधिचर्म है, राइट, ये तो अधिचर्म है और ये इसके ऊपर क्या है? रंध्र है। ये तो रंध्र है, स्टोमेटा, और ये उपत्वचा है। तो उपत्वचा के द्वारा भी थोड़ा बहुत 9 से 10% वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। नंबर 3, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन मतलब लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन मतलब तनों पर पाए जाने वाले वातरंध्रों यानी कि लेंटिकल्स द्वारा वाष्पोत्सर्जन। और ये कितना होता है? इसका प्रतिशत जानते हो कितना होता है? इसका प्रतिशत 0.1 से 1% तक होता है, बहुत कम होता है। वातरंध्रों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो बहुत, जानते हो, तनों के ऊपर कुछ रंध्र होते हैं जिनको वातरंध्र कहते हैं, उनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसका प्रतिशत जो है वो कितना होता है? 0.1 से 1%। 0.1 से 1%। तो ये 3 प्रकार के
वाष्पोत्सर्जन है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वन। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है, वो ये सभी को आना चाहिए कि वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन, राइट। कौन सा है भाई? इवोपरेशन, ये याद रखना। इवोपरेशन एक तरफ लिखा मैंने इवोपरेशन और एक तरफ लिखा मैंने वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो वो जानने की कोशिश करें। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो पहला डिफरेंस हम लोग लेते हैं। पहला डिफरेंस, नाउ इवोपरेशन किस में होता है? तो अकर इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जीवित और अजीवित दोनों में होता है। और ये किस में होता है? अकर ओनली इन लिविंग सेल। ट्रांसपीरेशन केवल जीवित कोशिकाओं में होता है, ये जीवित और मृत दोनों में होता है। नंबर 2, इवोपरेशन जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है बेटा, भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है ना। और ये कैसा है? ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना। मतलब ये कैसी, ये तो एक भौतिक क्रिया और ये कार्यात्मक क्रिया है। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, ये कैसा है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। नंबर 3 और क्या डिफरेंस है? ये क्या होता है? इससे, इस प्रक्रिया से सतह सूख जाती है। आप एक बर्तन में पानी लीजिए, उसको गैस पर रख दीजिए, पानी उड़ जाएगा और सतह बिल्कुल सूख जाएगी। प्रक्रिया सतह सूख जाती है। यहाँ पर इस प्रक्रिया द्वारा सतह सूखती नहीं है। सतह सूखती नहीं है। ठीक है। ये जो यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है वाष्पीकरण के अंदर, याद रखना, केवल ताप कारक द्वारा प्रभावित, केवल ताप कारक द्वारा प्रभावित। और ये क्या है? ये केवल ताप कारक द्वारा प्रभावित। यह कई सारे कारकों, है ना, जैसे ह्यूमिडिटी, तापमान, है ना, दाब, ठीक है, विंड वेलोसिटी, वायु वेग आदि द्वारा ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि इन दोनों को विभेद करते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में होता है, ये केवल लिविंग सेल में होता है। ये एक भौतिक प्रक्रिया है, ये एक कार्यात्मक अभिक्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यह प्रक्रिया सतह, इस प्रक्रिया से सतह सूख जाती है, इस प्रक्रिया द्वारा सतह सूखती नहीं है, केवल ताप द्वारा नियंत्रित होती है। ये कई सारे कारकों द्वारा क्या होती है? प्रभावित होती है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, टेम्परेचर है, विंड वेलोसिटी वगैरह वगैरह।
तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया वाष्पीकरण के अंदर और वाष्पोत्सर्जन के अंदर क्या होती है, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, और भी कई डिफरेंसेस है, मैंने महत्वपूर्ण डिफरेंसेस यहाँ पर लिए हैं। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आपको सबको मालूम है कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सबसे खास होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आप जानते हो कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है भाई? रंध्र द्वारा होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रंध्र द्वारा होता है। तो एटलीस्ट हमको रंध्र की संरचना तो मालूम होनी चाहिए। रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना। ठीक है, तो एक रंध्र की संरचना मैं बनाता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये एक ओपन स्टोमेटा है। ये जो चित्र है किसका है? ये एक खुला रंध्र है। ये खुला रंध्र है, ओपन स्टोमेटा है, उसकी संरचना है ये। ठीक है, अब ये तो स्टोमेटल पोर है, पोर या स्टोमा भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, और ये क्या है? ये गार्ड सेल्स है। द्वार कोशिकाएं, और ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनमें ऐसे कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होती है ना? ये क्या है? माइक्रोफाइब्रिल्स है। माइक्रोफाइब्रिल्स है, क्या है भाई? शुष्क तंतु के। और ये कैसे रेडियली अरेंज्ड है। अरीय रूप से विन्यासित। ये अरीय रूप से विन्यासित है और इसमें हरित लवक भी होते हैं। हरित लवक भी होते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर। और ये जो है वो क्या है? सहायक कोशिकाएं। सबसाइडरी सेल्स। सबसाइडरी सेल्स, ये सहायक कोशिकाएं। और ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, इनकी जो अंदर वाली जो सरफेस होती है, ये वाली ये जो द्वार कोशिकाओं की अंदर वाली जो सतह है ना, वो कैसी है? डेट इज, अंदर वाली जो सतह होती है नॉन इलास्टिक होती है। नॉन इलास्टिक प्लस थिक होती है। और जो ये बाहर वाली सतह होती है ना द्वार कोशिकाओं की, ये इलास्टिक होती है। इलास्टिक होती है प्लस थिन होती है। ठीक है, तो अब रंध्र की संरचना आपके सामने बनी हुई है, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना? तो रंध्र पहली बात तो रंध्र दिन में खुले रहते हैं व रात को बंद हो जाते हैं। किसमें? अधिकांश पादपों में
ब्रैकेट में लिख देता हूँ अधिकांश पादपों में, हरदम नहीं भाई, अधिकांश पादपों में। तो जो रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं मालूम है? फोटो एक्टिव स्टोमेटा। फोटो एक्टिव स्टोमेटा, फोटो एक्टिव स्टोमेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिव स्टोमेटा। ठीक है। अच्छा, अपवाद है, कैम पादप होते हैं, कैम पादप होते हैं ना, कुछ स्पेशल पादप होते हैं कैम पादप। अभी के लिए इतना सा समझ लो, ये मरुद्भिद पादप होते हैं। मरुद्भिद पादप में क्या होता है? कैम पादपों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं व रात को, दिन में बंद रहते हैं व रात को खुलते हैं। किस लिए? वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु, वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु, वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु कैम पादपों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं व रात को क्या रहते हैं? खुले रहते हैं। कैम पादपों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं व रात को खुले, उल्टा वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु ऐसे रंध्रों को, ऐसे रंध्रों को, ऐसे रंध्रों को ऐसे रंध्रों को जानते हो क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव कहते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। स्कोटो का मतलब क्या होता है? रात, और फोटो का मतलब क्या होता है? दैट इज फोटो मतलब दिन और स्कोटो मतलब रात। तो ये भी ध्यान रखना, रंध्रों को घेरे हुए, रंध्रों को घेरे हुए गार्ड सेल्स पाई जाती है। रंध्रों को घेरे हुए गार्ड सेल्स पाई जाती है। रंध्रों का खुलना व बंद होना गार्ड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब द्वारा नियंत्रित होता है। क्या कहा मैंने? रंध्रों को घेरे हुए गार्ड सेल्स पाई जाती है। रंध्रों का खुलना व बंद होना गार्ड सेल्स के ओपी द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। गार्ड सेल्स का भीतरी, गार्ड सेल्स की भीतरी भित्ति, गार्ड सेल्स की भीतरी भित्ति, गार्ड सेल्स की भीतरी भित्ति नॉन इलास्टिक, जैसा मैंने अभी डायग्राम में बताया, नॉन इलास्टिक व थिक होती है। सेल्यूलोज डिपोजिशन के कारण। सेल्यूलोज डिपोजिशन के कारण गार्ड सेल्स की बाहरी भित्ति, गार्ड सेल्स की बाहरी भित्ति इलास्टिक मतलब समझते हो ना बेटा? प्रत्यास्थ व थिन होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। प्लस मैंने अभी चित्र में बताया था गार्ड सेल्स में अरीय रूप से विन्यासित गार्ड सेल्स में अरीय रूप से विन्यासित
अरीय रूप से गार्ड सेल्स में अरीय रूप से विन्यासित माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स बोले तो सूक्ष्म तंतुक माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं जो स्टोमेटल ओपनिंग में मदद करते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग में मदद करते हैं, जो स्टोमेटल ओपनिंग में मदद करते हैं। तो गार्ड सेल्स में अरीय रूप से विन्यासित माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं जो स्टोमेटल ओपनिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जो स्टोमेटल ओपनिंग्स के अंदर मदद करते हैं। गार्ड सेल्स में हरित लवक पाए जाते हैं, लेकिन हरित लवक का मतलब ये नहीं कि इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रकाश संश्लेषण किया जाएगा। गार्ड सेल्स के अंदर हरित लवक होने के बावजूद गार्ड सेल्स के अंदर हरित लवक होने के बावजूद भी गार्ड सेल्स के अंदर हरित लवक होने के बावजूद भी इनके द्वारा पुअर फोटोसिंथेसिस होता है। इनमें RUBP कार्बोक्सिलेज ऑब्लिक ऑक्सीजनेज एंजाइम अनुपस्थित होता है। PS1 व PS2 तंत्र जरूर पाया जाता है। भूलना नहीं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को नहीं आएंगे ये, तो ये भी ध्यान रखिए। नौ, डाइकोट में गार्ड सेल्स का शेप किडनी या बीन शेप्ड, और क्या क्रीसेंट शेप भी कह सकते हैं, क्रीसेंट शेप। और मोनोकॉट में गार्ड सेल्स का शेप, मोनोकॉट में गार्ड सेल्स का शेप कैसा है, डम्बेल शेप। मोनोकॉट में गार्ड सेल का शेप, मोनोकॉट्स में गार्ड सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है। डाइकोट में गार्ड सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, किडनी या बीन शेप होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, द्वार कोशिकाओं के चारों ओर, द्वार कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं ऑब्लिक सबसाइडरी सेल्स कहते हैं। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं या सबसाइडरी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं या सबसाइडरी सेल। तो द्वार कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं या सबसाइडरी सेल्स कहते हैं। सहायक कोशिकाएं या सबसाइडरी सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा एक मोटा मोटा रंध्र की संरचना है। ठीक है, अच्छा चलो अब याद रखो
कि पत्ती के किस सरफेस पर रंध्र पाए जाते हैं, उस आधार पर पत्ती 3 प्रकार की होती है। उस आधार पर पत्ती 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अधोरंध्रीय पत्ती, अधोरंध्रीय पत्ती, अधोरंध्रीय पत्ती, अधिरंध्रीय पत्ती, अधिरंध्रीय पत्ती और उभयरंध्रीय पत्ती। मतलब समझ रहे हो, ये क्या है? हाइपोस्टोमेटिक लीव। एपिस्टोमेटिक लीव, एम्फीस्टोमेटिक लीव। तो हाइपोस्टोमेटिक लीव का मतलब क्या होता है? निचली सतह पर रंध्र उपस्थित, पत्ती की निचली सतह पर रंध्र उपस्थित, निचली सतह पर रंध्र उपस्थित, पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित और पत्ती की दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित, पत्ती की दोनों सतह पर पत्ती की दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित हो तो उभयरंध्री, ऊपरी सतह पर हो तो अधिरंध्री और निचली सतह के ऊपर हो तो अधोरंध्री। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, निचली सतह को हमेशा क्या कहते हैं? निचली सतह को, पत्ती की निचली सतह, एक ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए बता देता हूँ। निचली सतह को हम क्या कहते हैं? डॉर्सल सरफेस। इसको पृष्ठ सतह भी कहते हैं। और जानते हो इसको हम क्या कहते हैं? एबैक्सियल सरफेस भी कहते हैं। एबैक्सियल सतह है ना, एबैक्सियल, अभ्यक्ष सतह। और एक और होती है पत्ती की ऊपरी सतह, मतलब वेंट्रल सरफेस। अधर सतह। ये कौन सी हुई? एडेक्शियल सरफेस। अपाक्ष सतह। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया, उसके बाद में अब पत्ती पर रंध्रों के वितरण के आधार पर रंध्रों का वर्गीकरण। जैसे सबसे पहले सेब व शहतूत प्रकार के रंध्र, सेब व शहतूत प्रकार के रंध्र, एप्पल एंड मलबरी टाइप, मलबरी स्टोमेटा।
इसमें क्या होते हैं, रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित, निचली सतह तो बता ही दी आपको, निचली सतह पर उपस्थित, निचली बोले तो पृष्ठ। एग्जाम्पल क्या गया है, जैसे सेब, शहतूत, ऑक्जेलिस, पीच एक्सेट्रा। दूसरा आलू प्रकार, पोटैटो टाइप। इसमें क्या होंगे, ज्यादा रंध्र निचली सतह पर लेकिन कुछ रंध्र ऊपरी सतह पर भी उपस्थित, ऊपरी सतह पर भी उपस्थित। ज्यादा रंध्र निचली सतह पर लेकिन कुछ रंध्र ऊपरी सतह पर भी उपस्थित, ज्यादा रंध्र निचली सतह पर लेकिन कुछ रंध्र ऊपरी सतह पर भी उपस्थित। उदाहरण, सोलेनेसी कुल, सोलेनेसी कुल समझते हो ना, आलू, बैंगन आदि। ठीक है, ज्यादा रंध्र निचली सतह पर लेकिन कुछ रंध्र ऊपरी सतह पर भी उपस्थित, तो ये आलू प्रकार। तीसरा जई प्रकार, मतलब ओट टाइप। ओट टाइप में क्या होता है, पत्ती की दोनों सतह पर समान संख्या में रंध्र उपस्थित है ना, दोनों ही सतह पर समान संख्या में रंध्र उपस्थित। एग्जाम्पल, मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में एक बीजपत्रियों में ऐसा ही होता है। चौथा होता है जल लिली प्रकार। वाटर लिली टाइप। पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित, पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित, पत्ती की ऊपरी सतह पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित। उदाहरण, जल लिली, वाटर लिली। और फिफ्थ वाला है पोटेमोजिटोन प्रकार। है ना, मतलब रंध्र अनुपस्थित या कार्यविहीन। होते भी हैं तो वो कैसे होंगे, कार्यविहीन होंगे। किस में होंगे, जल निमग्न पादप। उदयपुर, यहाँ पर क्या है, उदाहरण क्या है, जल निमग्न पादप। जल निमग्न पादप, सबमर्ज्ड प्लांट्स। पोटेमोजिटोन टाइप, रंध्र अनुपस्थित या कार्यविहीन जल निमग्न पादपों के अंदर पोटेमोजिटोन टाइप होते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको स्टोमेटल इंडेक्स पढ़ाना चाहता हूँ। स्टोमेटल इंडेक्स, इसको आई से डिनोट करते हैं।
आई इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस। एस क्या है? नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। ई क्या है? नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स पर यूनिट एरिया। मतलब समझ में आ रहा है? ये स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में जिसने बताया था वो सेलिसबरी था। सेलिसबरी के अकॉर्डिंग स्टोमेटल इंडेक्स क्या है? ये नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया और नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया का कोरिलेशन है। ठीक है, आई इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस। अब कभी क्वेश्चन पूछते भी है तो नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया दे रखा होगा, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स पर यूनिट एरिया दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको निकालना होगा स्टोमेटल इंडेक्स। तो आई इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस, ये भी आप लोगों को ज्ञात रखना है। ठीक है, तो ये था अपना ट्रांसपिरेशन का पहला लेक्चर। आज मैंने ट्रांसपिरेशन का पहला लेक्चर लिया है। ट्रांसपिरेशन में अभी थ्योरीज बाकी है। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो सबसे खास है ना, रंध्रों के खुलने की और बंद होने की जो क्रियाविधि है वो एनसीईआरटी में तो खैर बिल्कुल भी घटिया दे रखी है, अच्छी दे ही नहीं रखी है। तो वो अपने को पढ़ना पड़ेगा कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। तो कल तक इंतज़ार कीजिए, हम कल डील करेंगे रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।